Hello everyone, I am back with the second lecture of our chapter Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. In the previous video we have already discussed the background of the chapter. I hope you have understood it very well because it is very important, very necessary for you to understand the background so that you can understand the chapter very easily and with no difficulty. Alright, so मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका background जानना कितना ज़रूरी है so that आपको कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर को समझने में। तो सो फार वी डिस्कस कि उसके बॉडी को लैबोरेटरी में ले जाया गया है, टच के मम्मी को लैबोरेटरी पहुंच गया है वो और वहाँ पे उसका स्कैन चल रहा है। टूरिस्ट किस तरीके के उसका जो लिड है वो अभी भी वहीं नीचे रखा हुआ है जहाँ पे उसका टूम था और वो जो टूरिस्ट हैं वो उसको देख रहे हैं और उसके बारे में उसको देख करके अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहा है, गाइड बुक, उसके पुरानी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सब में क्यूरियोसिटी है, सब में एक उत्सुकता है ये जानने की कि ये कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, क्यों उसको यहाँ से ले जाया गया या क्यों उसका अभी कब्र बाहर है, उसका टूम बाहर है या उसका मकबरा बाहर है। इस तरीके की चीज़ें अभी लोग डिस्कस कर रहे हैं या कुछ लोग उसके श्राप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जिसने भी इसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया है तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये ऐसा श्राप था कि जो भी इसके बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, जो भी इसको इसके जगह से हिलाने की कोशिश करेगा उसको या तो डेथ फॉलो करेगा या तो मिसफॉर्चून फॉलो करेगी। ऑलराइट, तो वी विल डिस्कस इट फर्दर। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of the Antiquities, as he leaned over the body for a first long look. अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उसी तरीके से वहाँ पे एंटीक्विटीज़, जहाँ पे जो एंटीक कलेक्शन होता है दुनिया भर की जितनी भी या इजिप्ट की जो एंटीक चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अद्भुत चीज़ें हैं जो दूसरी पाई नहीं जाती है दुनिया में, उस चीज़ के एक सुप्रीम काउंसिल हैं। उस काउंसिल के एक सुप्रीम सेक्रेटरी जनरल, उस सुप्रीम काउंसिल के एक सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है ज़ाही हवास। ठीक है, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं जिसका नाम है हावर्ड कार्टर। ये नाम याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक इंसान को ब्लेम कर रहे हैं, हावर्ड कार्टर को, कि आज अभी वो ज़ाही हवास अभी मम्मी को क्या कर रहे हैं, वो झांक करके, लीन होकर के, झुक करके देखते हैं, बस एक झलक देखते हैं उसकी और एक स्टेटमेंट देते हैं, एक डिक्लेरेशन करते हैं। और ये जो लाइन है वो कोटेशन मार्क के अंदर है कि द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी है वो अभी बहुत ही ख़राब स्थिति में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, क्योंकि कार्टर ने जो किया उसकी वजह से। तो कार्टर कौन है? कार्टर वही इंसान है जिसने, वो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने 1922 में तट को ढूंढा था। ठीक है, अब इसने उसको ढूंढा था तो मे बी वहाँ से निकालने के लिए जद्दोजहद हुई होगी, कुछ हथौड़े या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया होगा जिसकी वजह से मे बी बॉडी टूट गई होगी, मम्मी इधर उधर कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि हावर्ड कार्टर ने जो किया उसकी वजह से जो मम्मी है, तट की मम्मी, वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। ऑलराइट, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. ये वही हावर्ड कार्टर है, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने 1922 में बहुत सारे ऐसे फेलियर्स के बाद, बहुत सारे ऐसे पॉइंटलेस रिसर्च के बाद, फ्यूटाइल का मतलब पॉइंटलेस, फ्यूटाइल, व्यर्थ की कोशिशों के बाद जाकर के टुट को ढूंढा और सफल हुए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंटलेस सर्च के बाद। ठीक है, इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। भले ही जो मम्मी था वो इधर उधर हो गया था, हो सकता है टूट गया हो या कुछ हुआ हो, कुछ खराबी आ गई हो उसमें,
लेकिन उसके साथ जो चीज़ें आई थी वो सब फटाफट एंटीक्विटी में क्या किया गया, रैंसैक जमा कर दिया गया, ठीक है। खोजबीन के बाद सबको सजा दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया। क्योंकि देखो ये जो तट है उसका टूम तो 3000 साल पुराना है, उसके साथ उतनी सारी जो चीज़ें पाई गई, एक एक चीज़, अगर एक सिक्का भी पाया गया तो वो भी एंटीक, ठीक है। तो उतनी सारी चीज़ें, एंटीक चीज़ें जो पाई गई, सबको फटाफट हैस्टली मतलब बहुत तेज़ी से, हैस्टली मतलब हड़बड़ा करके क्या किया गया, सबको एंटीक, जहाँ पे ये जो एंटीक्विटीज़ में जहाँ के ये सुप्रीम काउंसिल थे वहाँ क्या किया गया, सब चीज़ों को अंडरग्राउंड कर दिया गया, सब चीज़ को संभाल करके ही रख दिया गया, लेकिन दुनिया की नज़रों से उसको दूर कर दिया गया। और वो सारी चीज़ें कंप्लीट थी, मतलब इसने कोई धोखाधड़ी नहीं की, उसमें से एक चीज़ को भी इसने हाथ नहीं लगाया, सब सही सलामत वैसी की ही वैसी थी। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है कि ये नेता है, ठीक है, ये इसको इतना बड़ा डिस्कवरी किया है इसने, इसको प्रेज करने के बजाय वो क्या कर रहा है, उस पर ब्लेम कर रहा है कि मम्मी बहुत बैड कंडीशन में, तुमने कुछ किया उसकी वजह से। लेकिन जो उतनी सारी चीज़ें जिसको वो बेच करके उसमें से 2-4 चीज़ें भी अगर वो साइड कर लेता तो अमीर हो जाता या बहुत सारा कुछ अचीव कर सकता था, लेकिन नहीं, वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली एज इट इज़ हैं, उसमें से कुछ भी गायब नहीं है, ठीक है, और सब सही सलामत सारी चीज़ें हैं, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसको उस चीज़ के लिए ब्लेम करता है जिसमें उसकी गलती नहीं है। ऑल राइट, they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। जो चीज़ें पाई गई उसके साथ वो दुनिया की सबसे रॉयल रिचेस्ट, सब महंगी से महंगी चीज़ों के कलेक्शन में उसको, जिसने दुनिया ने जिसको कभी इससे पहले देखा नहीं है, उसकी कलेक्शन में उसका गिनती आने लगा, क्योंकि वो सच में बहुत पुराना था, सच में यूनिक था, उसके जैसा दूसरा होगा भी नहीं, ठीक है। जो चीज़ें इसके साथ रखी गई थी, मे बी और भी खास चीज़ें रखी गई होंगी, क्योंकि ये लास्ट एयर था, टुट जो था वो आखिरी उत्तराधिकारी था उस फेरो डायनेस्टी का, तो इसलिए और भी हो सकता है चीज़ें उसके खास चीज़ें उसके साथ रखी गई होंगी, स्पेशल चीज़ें रखी गई होंगी, तो वो चीज़ दुनिया ने दूसरा देखा ही नहीं था और वो आज खोजा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नाउ स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery। ऐसा माना जा रहा था कि जो भी चीज़ें, जो आर्टिफैक्ट्स रखे गए थे, आर्टिफैक्ट्स यानी कि पुतले, छोटे छोटे पुतले सोने के, ठीक है, वो सब घोड़े, हाथी, खिलौने जो छोटे छोटे बनते हैं, वाज, वो सबको आर्टिफैक्ट बोला जाता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th में आर्टिफैक्ट्स किसको बोलते हैं, या उससे पहले भी, कि जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती थी तो वो मिट्टी का भी बनता था पुराने समय में, लेकिन इसके मकबरे में जो डाला हुआ था वो सारा सोना का था, और ऐसा माना जा रहा था कि वो सारा इसलिए रखा गया था इसको रेजरेक्ट करने के लिए। रेजरेक्ट का मतलब होता है किसी मुर्दा चीज़ को में जान डालना, वापस लाना, रेजरेक्शन के लिए। मतलब जो इसके टाइम पे जिन्होंने इसको दफनाया था उन्होंने एक तैयारी भी की थी इसको रेजरेक्ट करने की, तट को ज़िंदा करने की। तो अभी जो लोग डिस्कवर कर रहे हैं, जो उसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो लोग ये मान रहे हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट्स है, जो छोटे छोटे हाथी, घोड़े और ये सब खिलौने रखे गए हैं वो सोने के, वो इसके रेजरेक्शन के लिए है, वो इसको वापस ज़िंदा करने के लिए काम आने वाला होगा, ठीक है। और ये जान करके क्या हो गया, एक सेंसेशन आ गया, सब तरफ उथल पुथल सनसनी फैल गई, ठीक है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सबसे ज़्यादा अटेंशन की बात भी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी था, टट का टूम जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स। तो ये सारी सोने चांदी की चीज़ें तो थी ही जो उसके साथ दफनाई गई थी, लेकिन उसके साथ डेली यूज़ की चीज़ें भी दफनाई गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इजिप्शियन थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ऐसा मानते थे कि आगे भी दुनिया है, मौत के आगे भी दुनिया है जहाँ पे उसको ब्रश और टंग क्लीनर और रेज़र और अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें भी, उसमें डेली लाइफ की चीज़ें भी उसके साथ दफनाई गई थी, ठीक है। ही वुड वॉन्ट एन आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स,
जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वैसे बोर्ड गेम्स रखे गए थे, ब्रोंज रेजर रखा गया था, लिनन अंडरगारमेंट रखा गया था, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, कार्टन के कार्टन केसेस मतलब बक्सा, ठीक है, उसमें वाइन और खाने भी रखे गए थे इसके लिए सिर्फ। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। अब इतना सब कुछ पाया गया है कि इसको एक दिन में स्टडी तो किया नहीं जा सकता है, तो महीनों की पढ़ाई के बाद, महीनों उसको पढ़ने के बाद, एक एक चीज़ों को अच्छे से स्टडी करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया। जितनी भी फ्यूनररी का मतलब फ्यूनररी, जैसे कि फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, तो वहाँ के लिए अंतिम संस्कार का जो ट्रेजर, इन लोग का खजाने ही डाल करके उन लोग क्या किया करते थे, जितने भी अंतिम संस्कार वाले खजाने थे उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो भी पाया गया वो सब फ्यूनररी ट्रेजर था, अंतिम संस्कार के खजाने, ठीक है, उनको रिकॉर्ड किया गया, क्या क्या पाया गया है सबका लिस्ट तैयार किया गया। अब जा कर के महीने लग गए, अब जा कर के कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तट के कॉफिन को। कॉफिन का मतलब होता है, व्हाट इज द वर्ड फॉर कॉफिन, आई एम कॉफिन मीन्स, लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। कॉफिन जो बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, उसके लिए क्या वर्ड होता है? ताबूत, तब से बोल रही हूँ मैं, ताबूत। हिंदी का भी एक वर्ड होता है लेकिन मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। क्रिश्चियन को देखा होगा आपने, उसमें वो लोग एक लकड़ी का एक बॉक्स लाते हैं, उसमें बॉडी को रख करके फिर दफनाते हैं, तो उसको कॉफिन बोला जाता है, ठीक है। तो उसको मिस्र की भाषा में ताबूत बोलते हैं, शायद हिंदी में भी ताबूत कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वर्ड, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। खैर एनीवेज, तो अब ये जो कॉफिन था जिसमें टट को रखा गया था वो 3 नेस्ट का था, मतलब उसमें 3 लेयर थे, ऐसा वैसा कॉफिन नहीं था वो, ठीक है, उसमें 3 लेयर थे, 3 नेस्टेड कॉफिन था वो। ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले को खोलने के बाद, ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and corn flowers, the faded evidence of a burial in March or April। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उसका पहले पार्ट को खोलता है तो वो देखता है उसके ऊपर एक श्राउड रखा हुआ है। श्राउड का मतलब होता है कफन। श्राउड मीन्स कफन, ठीक है, श्राउड मीन्स कफन। तो एक कफन होता है उसके ऊपर, और वो जो कफन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो सजी होती है, अडॉर्न्ड, उसको सजाया हुआ होता है, पूरा विभूषित, वैसे समझो कि एम्ब्रॉयडरी की भी वैसे सुंदर सा सजाया हुआ है। किस किस चीज़ों से? माला है उसके ऊपर, उसमें विलो है, ऑलिव लीव्स है, अलग अलग, जैसे हम लोग मसाले यूज़ करते हैं, तेज पत्ता और ये सब, तो उसमें अलग अलग तरह के लोटस के पेटल, कमल के पत्ते, वाइल्ड सेलेरी, ऑलिव लीव्स, विलो, कॉर्न फ्लावर्स, इन सारी चीज़ों की माला से इसके श्राउड को क्या किया गया? सजाया गया है, इसके कफन को सजाया हुआ है। और ये जो एविडेंस है इसको ये धीरे मार्च अप्रैल आते आते, जनवरी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल आते आते ये पहला लेयर सिर्फ सॉल्व हो पाया। सोचो इतना मिस्ट्री है, ठीक है। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, और ये सॉल्व करते करते जब वो फाइनली तीसरे लेयर यानी मम्मी के पास पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तब जा कर के इसको मुश्किल समझ में आई। मुश्किल क्या थी? द रिचुअल रेजिन्स हैज़ हार्डन सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। इसका जो कॉफिन था वो भी गोल्ड का था। अब परेशानी क्या आई कि जो कॉफिन था वो 3 लेयर का था। पहले लेयर तो लिड, ढक्कन, दूसरा लेयर जिसमें श्राउड था, ठीक है, दूसरे लेयर जो था वो कफन था जिसमें विलो और ये सब रखा हुआ था। कफन वफन सब मार्च अप्रैल तक उसको पढ़ाई किया, वो अच्छे से समझा। जब वो बॉडी के पास पहुंचा जैसे ही, तो बॉडी क्या हो चुकी थी कि
रिचुअल रेजिन का मतलब होता है जैसे कुछ भी तत्व होगा, कोई भी चीज़, उसको रेजिन का मतलब होता है लाट, जैसे गम होता है जो चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वैसा कुछ भी स्टिकी टाइप का कोई मटेरियल डाला गया था इसके बॉडी में, तट की बॉडी में, ठीक है। जब ये मरा था तो इसकी बॉडी को कोई हिला ना पाए, उठा ना पाए मे बी, या और किसी वजह से डाला गया होगा। तो गुड़ और जो लटलट चीज़ होती है जो पूरी तरीके से चिपक जाती है, वैसा कोई एलिमेंट इसमें डाला गया था इसकी बॉडी में, जो कि इसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा अच्छे से चिपक गया है, वो सीमेंट हो गया, हार्ड हो गया है, और वो उसके उसका जो बॉडी है उसके गोल्ड कॉफिन से बहुत ज़्यादा चिपक गया है। अब वो इतनी हार्ड तरीके से चिपका है कि वो वहाँ से उठ नहीं रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो बॉडी में कुछ बचा नहीं है, बचा होगा तो सिर्फ हड्डी बची होगी, उसके ऊपर से मांस उसके पूरे तरीके से चिपका हुआ होगा उसकी बॉडी में, ठीक है, तट की बॉडी में। अब वो ऑलरेडी एक तो लकड़ी का कॉफिन है नहीं, सोने का कॉफिन है, वो भी मेटल, और उसमें से जो चीज़ चिपकी है वो बॉडी को पूरी तरीके से उसके साथ स्टिक कर दिया है उसने, इतने हार्ड कर दिया है कि वो वहाँ से अलग ही नहीं हो रही है। तो इस वजह से कार्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उसके बॉडी को स्टडी करने में। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और वो इतना हार्ड हो गया था कि किसी भी अमाउंट का फोर्स लगाने से उसको हिलाया नहीं जा रहा था, मतलब वो हिल ही नहीं रहा था। तट का जो बॉडी था वो कॉफिन से इस तरीके से चिपक चुका था कि वो हिला ही नहीं जा रहा था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। तो अब समझ में आ रहा है रीज़न कि ज़ाही हवस ने ये जो बात कही कि बॉडी बैड कंडीशन में है, जो हावर्ड कार्टर ने जो किया उसकी वजह से बॉडी जो है वो बैड कंडीशन में। तो हावर्ड कार्टर ने उस बॉडी को कॉफिन से अलग करने के लिए कुछ किया होगा, कुछ तो मेहनत की होगी, उसकी वजह से वो क्या करता, इसीलिए वो बाद में लिखता है कि व्हाट वाज टू बी डन, मैं क्या करता, बॉडी को अलग करना ज़रूरी था, तो हो सकता है उसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से बॉडी अपने पुराने कंडीशन में नहीं है। और इसका वजह ये था कि जो रिचुअल रेजिन था, जो यू कैन से जो प्रथा होती है, ट्रेडिशन होता है, जो भी क्रियाकर्म के टाइम पे जो हो सकता है वो लोग डालते होंगे कोई तत्व, तो उसकी वजह से वो पूरी तरीके से बॉडी में चिपक गया था, अब वो निकल ही नहीं रहा था, तो बॉडी को भी स्टडी करना था। Now, the sun can beat down a hammer this far south in Egypt. इन लोगों ने क्या किया, कोशिश किया कि उसको धूप में रख के देखते हैं कि वो पिघल जाएगा, गलेगा थोड़ा बहुत तो पिघलेगा, उसके वजह से बॉडी बाहर आ जाएगी। लेकिन सन कैन नॉट बीट डाउन, सन से भी वो नहीं पिघला। Like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. धूप में रखा गया कि वो पिघल जाएगा, जो रेजिन है, जो लाट जो है उस पर लगी हुई वो पिघल जाएगी। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी इतनी गर्माहट के बाद भी वो नहीं पिघला, सन भी कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, इतने हीट के बाद भी वो नहीं पिघला, उसको चिलचिलाती हुई धूप में रखा गया लेकिन कोई फ़ायदा, नथिंग बज, ज़रा से भी नहीं हिला वो। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. और उसने लिखा, रिपोर्ट किया ये बात, हावर्ड कार्टर ने इस बात को रिपोर्ट भी किया कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो भी उसमें डाला गया है, उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा जिससे वो सीमेंट हो गया है, हार्ड हो गया है, उसको हटाना ज़रूर है, चिज़ल करना ज़रूरी है, छेनी मारना ज़रूरी है, उसको छेनी मार के ही हटाया जा सकता है, और नहीं तो जो किंग है उसकी बॉडी का जो रिमेन्स है उसको पॉसिबल नहीं होगा उसको निकालना, उसको पढ़ पाना, ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि उसको ट्रंक से बाहर लाया जा सके, तो उसमें छेनी मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और इतना बड़ा इल्ज़ाम ज़ाही हवस ने लगा दिया था तो कार्टर के पास और कोई अपने बचाव में और कोई चारा नहीं था। If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have
circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब वहाँ जब बॉडी को निकाला था टूम में, तो कार्टर कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे बॉडी, देखो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बॉडी ज़्यादा कीमती थी, तो वो वहाँ उसको नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि चोर आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि वो क्या, वो देखेंगे कि अरे स्केलेटन है, तोड़ो फोड़ो, सोना लेके चलो, ठीक है। सोना से उनको गोल्ड से मतलब था, तो अगर चोर के हाथ वो लग जाता तो बॉडी बिल्कुल ही तहस नहस हो जाती। तो इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लगता, कार्टर ने अपने बचाव में ये कहा कि ये ज़रूरी था कि मैं बॉडी को कॉफिन से अलग करूं, नहीं तो चोर आते तो बॉडी को नुकसान पहुंचाते और सारा सोना लेकर के चले जाते, ठीक है। सोना लेने के चक्कर में बॉडी को नुकसान पहुंचा देते, इसीलिए सर्कमवेंटेड का मतलब बिगाड़ देते, सर्कमवेंटेड। Thieves most certainly would have circumvented. जो चोर थे वो पूरी तरीके से बॉडी को बिगाड़ देते, तहस नहस कर देते, और क्योंकि उनको वो गोल्ड जो है उसको रिप करने के, छीनने के, हटाने के चक्कर में, क्योंकि बॉडी से गोल्ड भी चिपका हुआ था, तो सोना लेने के चक्कर में पूरी तरीके से बॉडी को ख़राब कर देते। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. तट के टाइम में जो राजा महाराजा थे, सभी के टाइम में राजा महाराजा बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो तट के टाइम में भी राजा महाराजा बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, और ऐसा वो सोचते थे या शायद होप करते थे कि मैं अपना जितना संपत्ति वो अपने साथ ले जा सकूँ तो ले जाऊँ, इसीलिए मे बी ये भी रीज़न हो सकता है उतना सारे वेल्थ के साथ उन लोगों को दफनाया जाता था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लैविश्ड विथ, उनकी जो जर्नी थी, मतलब आफ्टर लाइफ वाली जर्नी जो मरने के बाद शुरू होती है, उस यात्रा के लिए टट को, किंग टट को, टू द ग्रेट बियॉन्ड का मतलब आफ्टर लाइफ, ठीक है। द ग्रेट बियॉन्ड, मृत्यु के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है, उसके लिए किंग टट को बहुत लैविश, बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ों के साथ दफनाया गया, जैसे ग्लिटरिंग गुड्स, चमकते हुए सोने चांदी के गुड्स यानी सामान, प्रेशियस कॉलर्स, inlaid necklaces, bracelets, ring, amulets, a ceremonial apron, sandal, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. क्या क्या चीज़ों के साथ उनको दफनाया गया? नेकलेस, ब्रेसलेट, एम्यूलेट यानी कि पायल, एंकलेट्स, बाजूबंद, कमरबंद, और सेरेमोनियल एप्रन जो पहले के राजा महाराजा ऐसे लपेटते थे, जो पीछे रोप की तरह होता था, वो एप्रन होता था उनका, सैंडल, शीथ, बिछिया, देखा होगा अपने हाथ और पैर के लिए बिछिया। तो ये सारी चीज़ें पहले के राजा महाराजा पहना करते थे, और इनको भी, और सब प्योर गोल्ड का बना हुआ, नॉर्मल 24 कैरेट 22 कैरेट नहीं, प्योर गोल्ड, ठीक है। Now, to separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. अब उनके पास कोई चारा नहीं था, कार्टर के आदमियों के पास, उनको उस जितने भी अडॉर्नमेंट्स थे, जितने भी आभूषण थे, वो सब इस तरीके से चिपक गए थे, उनसे उनको अलग करना ही था। टट को उस बॉडी को अलग करना ही था, नहीं तो वो लोग उसको स्टडी नहीं कर पाते, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने उसके मुंडी को, सर को क्या किया, अलग कर दिया। एंड सिवियर्ड नियरली एवरी जॉइंट, सारे मेजर जॉइंट्स उसको अलग अलग निकाला। वो स्केलेटन ही बचा था, उसमें कुछ बचा नहीं है, तो जगह जगह से वो स्केलेटन मेजर जॉइंट से क्या किया गया, उसको अलग अलग करके टुकड़ों में निकाला गया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rest. और जब उसको निकाला गया तो एक सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर एक वुडन बॉक्स रखा गया, और उसके ऊपर
उसको असेंबल किया गया, रीअसेंबल किया गया, फिर से उसको स्केलेटन को जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ा गया जगह पे और कंसील कर दिया गया सारे डैमेज को क्या किया गया, जोड़ा गया। किसी भी चीज़ से उन्होंने कुछ ट्राई किया होगा और सबको पैडिंग किया, उसका अच्छे से सारे जॉइंट्स को जोड़ करके कंसील किया गया, जितने भी डैमेज थे उसको वापस से रिपेयर किए और अब टट जो है उस बेड पे रेस्ट कर रहा है। मतलब टट का जो बॉडी बचा कुचा है वो अब वापस से उस वहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ऑलराइट, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटैंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। देखो, आर्कियोलॉजी पुराने समय से अभी तक बहुत चेंज हो गया, सभी चीज़ें पुराने समय से अभी तक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। पहले हो सकता है जब उसको डिस्कवर किया गया होगा, जब उसको खोजा गया होगा, तब बहुत सारी चीज़ें ऊपर से देखी गई होंगी, बहुत सारा कुछ नहीं पता चल पाया होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। और अब आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है डेकेड्स, इतने सालों के बाद। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, वो लोग खजाने पे कम फोकस कर रहे थे और बॉडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मोर ऑन फैसिनेटिंग मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। ऑन द डिटेल्स ऑफ लाइफ, वो लोग उसके लाइफ पे, उसकी ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उनका जो इंटरेस्ट था वो उधर ज़्यादा था। इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो लोग किस चीज़ को खोजना चाह रहे थे कि उसका जो डेथ था उसका मिस्ट्री क्या था, वो आखिर उसका डेथ कैसे हुआ था, ये बहुत बड़ा रहस्य था और इसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए। इट ऑल्सो यूजेज़ मोर सफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब ये लोग ज़्यादा सफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करते थे, ज़्यादा हाई लेवल की टूल्स को यूज़ करते थे, ज़्यादा प्रोफेशनल टूल्स को यूज़ करते थे, औजार यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी में। पहले सिर्फ ऊपर से चीज़ें देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अब उसमें मेडिकल चीज़ें, टेस्ट, लैब, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो उसको खोजना जानना और आसान हो गया था। इन 1968, मोर दैन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, वापस से 1968 में, ये तो 1922 में डिस्कवर किया था, वापस से 1968 में फिर से इसकी जो डिस्कवरी थी टट की जो बॉडी थी उसको वापस से स्टडी किया जा रहा है। कब? 1968 में। एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, अब इसने जितना पता लगाया उतना तो पता लगाया ही। 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने, एनाटॉमी एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का, उसने 40 साल के बाद वापस से फिर से कार्टर के डिस्कवरी में कुछ छानबीन करने की कोशिश की और टट के बॉडी का एक्सरे किया। एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और दिमाग हिला देने वाला, चौंका देने वाला एक फैक्ट सामने आया। इतने सालों के डिस्कवरी के बाद, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी, हाईटेक हो गई थी, तब जा कर के एक बहुत उसके मौत के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आया। वो रहस्य ये था, बीनीथ द रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, जो रेजिन था, जो गुड़ जैसा जो सब्सटेंस था, जो उसके चेस्ट पे पूरा क्या हो गया था, जम गया था, बैठ गया था, उसके नीचे जब वो लोग एक्सरे किए तो ये देखे हिज ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने ये ढूंढा कि उसका जो ब्रेस्ट बोन था, उसका जो फ्रंट रिब था, आपने रिब केज देखा होगा, ब्रेस्ट बोन यहाँ पे होता है, फिर इस तरीके से होता है रिब केज, तो उसका जो ये ब्रेस्ट बोन था और उसका जो फ्रंट रिब्स था वो गायब था। तो सोचो, माना गया कि वो क्या है, उसको मच्छर काटने से उसकी डेथ हुई थी। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जब आर्टिकल आप पढ़ोगे इसके डेथ के बारे में तो आपको सब पता चलेगा कि बहुत जो पुराना आर्टिकल था उसमें हिस्टोरियंस ने ये लिखा था कि उसकी डेथ जो हुई थी वो मच्छर काटने की वजह से, मलेरिया की वजह से हुई थी। लेकिन अब जब इतने सालों के बाद जब एक्सरे हुआ, कार्टर ने भी जो डिस्कवर किया वो तो किया ही, लेकिन उस पर भी ये नहीं पता चल पाया। लेकिन अब 1968 में जब एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने डिस्कवर किया, उसके बॉडी का एक्सरे किया, तब जाकर के ये पता चला कि उसका फ्रंट रिब
और ब्रेस्ट बोन है ही नहीं उसकी बॉडी में। तो ये किस तरफ इशारा करता है, ये एक मर्डर की तरफ इशारा करता है। तो देखो एक के बाद एक नए नए मिस्ट्री धीरे धीरे या तो सॉल्व हो रहे हैं या तो मिस्टीरियस वे में, और ये कॉम्प्लिकेटेड टैंगल्ड होता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो as I said that you will only read this chapter, you will not be able to understand it well, but for that you must know the background and something extra related to this chapter, then you will be able to understand it very easily. We will continue this in the next exercise, next video. Thank you.